हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वायरमेंट ट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज हम PYQ सीरीज़ जो है हमारी इसको कंटिन्यू करते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम आज जो है वो डिस्कस करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम और साथ ही साथ HPSC साइंटिस्ट बी एग्ज़ाम जो है वो 2 नवंबर को हमारा होने वाला है, तो उसका हमारा रहेगा। तो मैं जितने भी हरियाणा में अभी तक रिलेटेड टू इन्वायरमेंट जो क्वेश्चन पेपर्स आए हैं तो उनको कवर कराने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं HPSC का जो रिसेंटली आपका साइंटिस्ट बी का जो एग्ज़ाम हुआ था वो हम डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू इन्वायरमेंट ट्रिक्स। मैं हूँ डॉक्टर सविता कलशन और आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 57 ऑफ PYQ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following layer या horizon of the soil is called the zone of accumulation? A. Horizon, B. Horizon, C. Horizon, D. Horizon and E. Question not attempted। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सॉइल ऑफ हॉरिजोन जो है मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, इसके ऊपर मैं पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो मैं कवर करा चुकी हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है आपका ओ हॉरिजोन होता है, जिसको ऑर्गेनिक लेयर बोलते हैं, जहाँ पे लीफ लिटर डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर हमारा प्रेजेंट होता है। देन आता है आपका ए हॉरिजोन। ए हॉरिजोन टॉप सॉइल हॉरिजोन बोलते हैं। ओ हॉरिजोन ऑर्गेनिक लेयर, फिर आएगा ए हॉरिजोन दैट इज टॉप सॉइल, जहाँ पे डार्क रिच इन ह्यूमस मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं। डार्क रिच इन ह्यूमस मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं। देन आता है ई हॉरिजोन। ई हॉरिजोन में आएगा आपका एलिवेशन लीज्ड जोन, ठीक है, दैट इज दी लीज्ड जोन। लीचिंग जहाँ पर देखने को मिलती है, तो लाइट कलर मिनरल और क्ले लीच्ड आउट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, एलिवेशन जोन। देन आता है आपका बी हॉरिजोन, सब सॉइल जोन ऑफ एक्यूमुलेशन, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा एलिवेशन जोन दैट इज दी लीचिंग जोन जो है वो आपका क्या है, ई हॉरिजोन, ठीक है। ऑर्गेनिक जोन ओ हॉरिजोन, ए हॉरिजोन क्या है आपका टॉप सॉइल, सब सॉइल जोन क्या है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी हॉरिजोन इज द जोन ऑफ एक्यूमुलेशन, इज द जोन ऑफ एक्यूमुलेशन। सी हॉरिजोन की अगर हम बात करें तो इसको पेरेंट मटेरियल भी जो है बोला जाता है, जहाँ पर वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंटेशन हमें देखने को मिलती है। तो सीक्वेंस क्या रहेगा हमारा, AEB CR जो है आपका बेड रॉक्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्लियर है? तो डी हॉरिजोन कुछ होता ही नहीं है आपका, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विच इज द कॉमन ऑफ द टेक्निक 1 इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, 2 क्रायो प्रिजर्वेशन, 3 टिश्यू कल्चर। ऑप्शंस दे रखे हैं, ए ऑल आर इन सीटू कंजर्वेशन मेथड, बी ऑल आर मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डिस्टिंक्ट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, C all are ex situ conservation method, D all require ultra modern equipment and large spaces। तो क्या आंसर होगा इसका? तो बेसिकली दो तरीके कंजर्वेशन मेथड्स होते हैं आपके, एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन मेथड और एक होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड। जब भी इन सीटू कंजर्वेशन मेथड की बात की जाएगी तो उसमें हम बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेंचुरीज़ को कंसिडर करते हैं। बट एक्स सीटू कंजर्वेशन की जब हम बात करेंगे तो उसमें आता है आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, टिश्यू कल्चर, सीड बैंक्स, बोटानिकल गार्डन, ये सारे के सारे जो हैं आपके किस में आते हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड्स में आते हैं। तो अब ऑप्शंस में अगर हम देखें तो ये क्या है, एक तो एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड हो गया, ठीक है। ऑल रिक्वायर अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट एंड लार्ज स्पेसेस, क्या सारे के सारे जो हैं वो रिक्वायर करते हैं अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट एंड लार्ज स्पेसेस को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी की जितनी के जितने ये मेथड्स हैं ये सारे क्या हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ दी करेक्ट आंसर। तीनों में क्या कॉमन है, ये कि तीनों क्या हैं आपके, तीनों कॉमन टेक्निक हैं जो एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक मटेरियल इज मोस्ट इफेक्टिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, अरावली हिल्स, विद्यान हिल्स, लद्दाख, वेस्टर्न घाट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर हम बात करें केमिकल वेदरिंग की, केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, दैट नीड हीट एंड हाई मॉइस्चर। केमिकल वेदरिंग कब होगी, जब वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट होगा तो आपका क्या देखने को मिलेगा, क्लाइमेटिक कंडीशन केमिकल वेदरिंग।
और अगर हम मैकेनिकल वेदरिंग की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल वेदरिंग में क्या होता है आपका, जो दैट डोमिनेट इन ड्राई एरिड रीजन में, कोल्ड फॉरेस्ट क्लाइमेट में हमें वेदरिंग, मैकेनिकल वेदरिंग जो है या फिजिकल वेदरिंग हमें देखने को मिलती है। अरावली हिल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेमी एरिड रीजन होता है, अरावली हिल्स सेमी एरिड रीजन है, ड्राई क्लाइमेट होता है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी हमें, फिजिकल या फिर मैकेनिकल वेदरिंग। विद्यान हिल्स की बात करें तो ये सेंट्रल इंडिया में प्रेजेंट है, सेंट्रल इंडिया में प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, रिलेटिवली ड्राई कंडीशन देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर भी क्या है आपका लिमिटेड केमिकल वेदरिंग है, फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग ज़्यादा देखने को मिल रही है। लद्दाख की बात करें, कोल्ड कंडीशन की अगर हम बात करें तो कोल्ड कंडीशन में भी आपका फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग देखने को मिल रहा है। लेकिन वेस्टर्न घाट की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न घाट में क्या है आपका, कोल्ड डेजर्ट है, फिजिकल वेदरिंग जो है हमें देखने को यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, हॉट ह्यूमिड कंडीशन होने की वजह से, हैवी रेनफॉल होने की वजह से हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, केमिकल वेदरिंग। ठीक है, यहाँ पर लेटराइट सॉइल प्रेजेंट होता है जिसका लीचिंग बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो केमिकल और मैकेनिकल वेदरिंग में डिफरेंस क्रिएट होगा। अगर हॉट ह्यूमिड कंडीशन है तो केमिकल वेदरिंग हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, मैकेनिकल वेदरिंग ड्राई कंडीशन जब होगी तो मैकेनिकल या फिर फिजिकल वेदरिंग हमें देखने को मिलेंगी। क्लियर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कोल टाइप हैज़ द हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, पीट, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं करवा चुकी हूँ, इससे रिलेटेड ये बता भी चुकी हूँ। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पीट में जो है लोवेस्ट कार्बन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, 40% कार्बन जो है हमें देखने को मिलता है, लोवेस्ट कार्बन 40% कार्बन हमें देखने को मिलता है। तो अगर लो कार्बन है तो लोवेस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होगा। देन आता है आपका लिग्नाइट में 40 to 60% कार्बन देखने को मिलता है, इसका भी लो कैलोरीफिक वैल्यू होता है। बिटुमिनस की बात करें तो बिटुमिनस में जो है पहले आएगा पीट, लिग्नाइट और बिटुमिनस में 60 to 80% कार्बन हमें देखने को मिलता है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है एज कम्पेयर टू लिग्नाइट। बट एंथ्रीसाइट की अगर हम बात करें तो एंथ्रेसाइट में आपका 80 to 95% कार्बन हमें देखने को मिलता है, जिसमें हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू जो है हमें देखने को मिलती है। तो सबसे ज़्यादा हाई कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो किसकी होगी, एंथ्रेसाइट की होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, A vehicle manufacturing plant has developed environmental management system to enhance its performance and improve the quality of the product. The key aspect of this EMS would include audit of manufacturing plant safety procedure, maximizing return to stakeholder of the company, the development of an overall framework for the environmental impact of the company, the aspect of cost involved in developing in environmental policy. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। वी आर टॉकिंग अबाउट द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में हम क्या करते हैं, बेसिकली it is the structure framework that help in organizing and manage its environmental impact. ये क्या है, एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो क्या करती है, मैनेज करती है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को। ठीक है, कोई दैट कंप्लाई विद लॉ। ठीक है, कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस, जैसे कि ISO स्टैंडर्ड्स के थ्रू जो है हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ऑडिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेफ्टी। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ प्राइमरी फोकस ऑफ EMS, दिस इज़ नॉट द प्राइमरी फोकस ऑफ EMS, बिकॉज ऑडिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेफ्टी जो है दिस इज़ मोर अबाउट द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है, दिस इज़ रिलेटेड टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, दैट इज नॉट रिलेटेड टू EMS। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 2 की, मैक्सिमाइजिंग रिटर्न द स्टेक होल्डर ऑफ कंपनी, दिस इज द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, टू मैक्सिमाइज द रिटर्न्स बढ़ाने के लिए हमें पैसा ग्रो करने के लिए हमें EMS की ज़रूरत नहीं है, या दिस इज द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ कंपनी, येस दिस इज करेक्ट। EMS जो है यहाँ पर एग्जैक्टली जो है वो आपका इम्प्लीमेंट होता है। तो डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को
ओवरऑल फ्रेमवर्क को हम चेक करने के लिए इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का हमें ज़रूरत होता है. नेक्स्ट क्या कह रहा है, द एस्पेक्ट ऑफ कोस्ट इन्वॉल्व इन डेवलपिंग इन्वायरमेंटल पॉलिसी. कोस्ट में बी कंसिडर बट दे आर नॉट द की एस्पेक्ट ऑफ EMS. ठीक है, कोस्ट हम कंसिडर कर सकते हैं लेकिन दिस इज नॉट द एस्पेक्ट ऑफ EMS. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, द डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ इन्वायरमेंटल. ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल फ्रेमवर्क फॉर द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ अ कंपनी, दैट इज द मेन. तो इस EMS में क्या होता है, पहले हम प्लान करेंगे. ठीक है, प्लान करेंगे, प्लान करने के बाद उसको क्या करेंगे, डू करेंगे. ठीक है, उसके ऊपर काम करेंगे, फिर चेक करेंगे और फिर एक्ट करेंगे. प्लान, डू, चेक, एक्ट. क्लियर है, याद रखना, प्लान, डू, चेक, एक्ट इन EMS. देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच. आपको एलिमेंट दे रखा है लेड, आर्सेनिक, मरकरी, टैन, और टॉक्सिक इफेक्ट बताने हैं, बाइंड टू एरिथ्रोसाइट, डैमेज टू किडनी, नर्वस सिस्टम एंड हाइपोक्सिमिया. तो लेड के केसेस में क्या होगा आपका, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर. हमेशा कहती हूँ मैं कि लेड जहाँ पर दिखेगा नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर की बात कर रहा है. आर्सेनिक की बात हो रही है. ठीक है, आर्सेनिक की बात हो रही है, तो आर्सेनिक क्या करेगा, आपको यहाँ ऑप्शन में एक्चुअली मरकरी भी दे रखा है. हमें मैच द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैच, कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच है ये बताना है हमें. आर्सेनिक क्या किडनी को इम्पैक्ट करता है, आर्सेनिक जो है नेफ्रोटॉक्सिक होता है. ठीक है, क्या आर्सेनिक किडनी को इम्पैक्ट करता है. हाइपोक्सिमिया जो है वो टिन की वजह से कॉज होता है, नॉट पैन की वजह से नहीं होता. मरकरी की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर कॉज करता है मरकरी आपका. ठीक है, नर्वस सिस्टम को डिसऑर्डर करता है. आर्सेनिक की बात करें तो ये स्किन को इम्पैक्ट करता है. लेड जो है बाइंड टू इरिथ्रोसाइट, दैट इज इनकरेक्ट. तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका करेक्ट आंसर है. क्लियर है. तो नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कौन कर रहा है, मरकरी. आर्सेनिक की बात करें तो स्किन, लिवर और किडनी को इम्पैक्ट करती है. लेड की अगर हम बात करें तो लेड भी जो है आपका वो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और साथ ही साथ आपका ब्लड को भी इफेक्ट करता है. और टिन की अगर हम बात करें, टिन जो है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम या लिवर को इफेक्ट करता है. कैडमियम किडनीज और बोन को और टाई डिजीज़ कॉज करता है. फ्लोराइड की अगर हम बात करें तो वो आपकी बोन और टीथ को अफेक्ट करता है. ठीक है, और फ्लोरोसिस डिजीज कॉज करता है. तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज मोस्ट कैपेबल ऑफ डाइल्यूटिंग, डिस्पर्सिंग एंड डिग्रेडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सीवेज एंड ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स. A. estuary, B. swiftly flowing stream, D. deep water ocean, D. coastal part of ocean. तो इसका मोस्ट एफिशिएंट आंसर जो है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ईस्चुरी. तो डाइल्यूटिंग, डिस्पर्जन एंड डिग्रेडिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ सीवेज फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर. वाई ईस्चुरीज, बिकॉज ईस्चुरीज आर सेमी इनक्लोज्ड एरिया. सेमी इनक्लोज्ड एरियाज होते हैं जहाँ पे फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर मिक्सेस विद सी वाटर, जहाँ पे फ्रेश वाटर सी वाटर के साथ मिक्स होता है. दे हैव हाई न्यूट्रिएंट लेवल, जिसमें हाई न्यूट्रिएंट लेवल हमें देखने को मिलता है. स्ट्रॉन्ग टाइडल मिक्सिंग हमें देखने को मिलती है. एक्टिव माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलती है. साथ ही साथ बात करें दैट मेक द डाइल्यूटिंग, डिस्पर्जिंग एंड बायोडिग्रेडिंग द सीवेज ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट. बहुत इजीली जो है ये डाइल्यूट, डिस्पर्स और डिग्रेड करता है आपके लार्ज अमाउंट ऑफ सीवेज एंड ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट को. तो बेस्ट एग्जांपल क्या है आपका, ईस्चुरी. ईस्चुरीज क्या करती हैं, इट इज़ द सेमी इनक्लोज्ड एरिया. और ऑलवेज रिमेंबर जहाँ पे फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर मिक्स विद सी वाटर. ठीक है,
स्विफ्टली फ्लोइंग रिवर की अगर हम बात करें तो ये गुड डाइल्यूशन करती है बट लिमिटेड बायोडिग्रेडेशन हमें देखने को मिलता है. डीप वाटर ओशन की बात करें तो ह्यूज वॉल्यूम बट लो माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड स्लो डिग्रेडेशन की वजह से ये इफेक्टिव नहीं है. कोस्टल पार्ट ऑफ ओशन की अगर हम बात करें दैट इज बेटर देन ओपन ओशन बट ईस्चुरीज आर मोर एफिशिएंट ड्यू टू न्यूट्रिएंट रिचमेंट एंड मिक्सिंग. क्लियर है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 7 इज द करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट इज प्रॉपरली मैच्ड? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट इज प्रॉपरली मैच्ड? प्राइमरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस, सेकेंडरी ट्रीटमेंट मैकेनिकल प्रोसेस, टर्शरी ट्रीटमेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, सेकेंडरी ट्रीटमेंट केमिकल प्रोसेस. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अगर कोई टाइप ऑफ सीवेज जो है उसको प्रॉपरली मैच करना, हमें प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं? तो प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है आपका वो क्या होता है? आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है वो आपका प्राइमरी और फिजिकल प्रोसेस होता है, ना कि बायोलॉजिकल प्रोसेस. ठीक है. सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात करें तो वो क्या है आपका? दिस इज़ नॉट मैकेनिकल प्रोसेस, दिस इज़ बायोलॉजिकल प्रोसेस. टर्शरी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो दैट इज़ द फिजिकल प्लस केमिकल प्रोसेस. इसमें फिजिकली और केमिकली हम रिमूव आउट करते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट. सेकेंडरी ट्रीटमेंट केमिकल प्रोसेस, नो दिस इज बायोलॉजिकल प्रोसेस. तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द 4 स्टेज सच एज इनिशिएशन, इन्वेंट्री एनालिसिस, इम्पैक्ट असेसमेंट एंड improvement assessment is associated with which one of the following? LCA, EIA, environmental audit, EIC. तो इसका करेक्ट आंसर होगा LCA, लाइफ साइकिल असेसमेंट. ठीक है. इनिशिएशन, डिफाइन द गोल एंड स्कोप, इन्वेंट्री एनालिसिस, कलेक्ट द डाटा और एनर्जी मटेरियल एमिशन. ठीक है, इट कलेक्ट द डाटा. इम्पैक्ट असेसमेंट, इवैल्यूएट द पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट. इम्प्रूवमेंट असेसमेंट, आइडेंटिफाई द वेज. ठीक है, इट आइडेंटिफाई द वेज. तो EIA की अगर हम बात करें तो EIA में क्या होता है? दैट फोकसेस प्रिडिक्ट द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बिफोर अ प्रोजेक्ट. ठीक है, बिफोर प्रोजेक्ट हम EIA करते हैं. ठीक है, बिफोर प्रोजेक्ट हम EIA करते हैं. तो LCA में क्या होता है? इनिशिएशन होता है, डिफाइन गोल एंड स्कोप, कलेक्ट द डाटा, देन एनालाइज द डाटा एंड improvement assessment, identify the way to reduce the environmental impact. EIA बिफोर प्रोजेक्ट होता है. इन्वायरमेंटल ऑडिट की अगर हम बात करें दैट कंप्लाइज द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को कंपाइल करता है. EIS जो है वो आपका क्या बताता है? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, ये पॉलिसीज वगैरह से रिलेटेड होता है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Which among the following is true regarding the Leopard interaction matrix used in EIA? It can be expanded, it can be contracted, it can be contracted and expanded, it can be contracted and expanded. It cannot be contracted and expanded. क्या होगा इसका आंसर? लियोपार्ड इंट्रैक्शन मैट्रिक्स के बारे में जो है मैं इसके ऊपर अलग से एक लेक्चर रिकॉर्ड कर चुकी हूँ. अभी तक मैंने सारे क्वेश्चन जो है ये कवर कर रखे हैं थ्योरी में. ठीक है. तो अगर हम इसकी बात करें जो आपका करेक्ट आंसर है, इट कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड और एक्सपेंडेड. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इट कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड. तो लियोपार्ड मैट्रिक्स क्या होती है? इट इज़ द टूल यूज फॉर EIA. EIA में इसका यूज़ करते हैं हम. ठीक है, किस लिए करते हैं? टू आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट द पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट. ठीक है. तो मैग्नीट्यूड और इम्पॉर्टेंस अगर हमें पता करनी है, अगर कहीं पे भी बात हो मैग्नीट्यूड और इम्पॉर्टेंस की, कौन सा EIA टूल यूज़ करते हैं? दैट इज़ दी लियोपार्ड इंटरैक्शन. ठीक है. तो लियोपार्ड पोल्ड इंटरैक्शन जो है हम उसका यूज़ करते हैं. लियोपोल्ड इंटरैक्शन दैट इज रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट. क्लियर है. द मैट्रिक्स इज फ्लेक्सिबल. इसमें क्या होगा? मैट्रिक्स जो है आपका फ्लेक्सिबल रहेगा. यू कैन एक्सपैंड इट टू इंक्लूड मोर प्रोजेक्ट एक्टिविटी और इन्वायरमेंटल कंपोनेंट. तो इन्वायरमेंटल कंपोनेंट इसमें ऐड भी हो सकते हैं, हट भी सकते हैं, एक्सपैंड भी हो सकते हैं. यू कैन कॉन्ट्रैक्ट इट, फोकस ओनली अ की इंटरैक्शन. ठीक है, की इंटरैक्शन के बेसिस पे हम इसको क्या कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो लियोपोल्ड मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू फ्लेक्सिबल, क्वांटिटेटिव या फिर क्वालिटेटिव कॉम्प्रिहेंसिव इम्पैक्ट एनालिसिस टूल. ठीक है, फ्लेक्सिबल, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव कॉम्प्रिहेंसिव इम्पैक्ट एनालिसिस टूल
विच रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर क्या है? इट कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड और एक्सपेंडेड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को फॉलो करें आगे की कंटिन्यू सीरीज़ जो है वो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। और कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि अभी जो है आपका मैं थ्योरी लेक्चर्स ले चुकी हूँ, लगभग जो है मैं सिलेबस कवर करा चुकी हूँ। लास्ट में जो है अभी आपका एक यूनिट 4 हमारा रहता है, उससे काफ़ी क्वेश्चन जो है जीके पीएससी का भी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है उसमें देखने को मिले हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि एक एक क्लास में जो है मैं उसको कवर कराऊँ, ताकि आप जो है किसी भी क्वेश्चन को अपनी एंड पे जो है वो छोड़ कर ना आए। तो वो क्वेश्चन वो यूनिट जो है नेक्स्ट में हम कवर कराएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे कवर कराऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।